जय हिंद दोस्तों। द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हिंदी साहित्य पे जल्दी क्लास लाएंगे। आज यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये पहली क्लास, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जब आप तैयारी करते हैं तो उनके सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। और ये तो यूपीएससी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस आनी चाहिए। और उसके बाद जब सिलेबस में हमें पता होता है कि क्या पढ़ना है, तो फिर हम सिलेबस के इर्द गिर्द घूमते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं पर हम लीन नहीं हो जाते हैं ना, तो भटकने की संभावना यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए सिलेबस याद रहना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, नहीं, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस जो सिलेबस में जितना दे रखा है उसी को कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए सिलेबस हमें याद रहनी चाहिए। अब देखिए, हिंदी साहित्य, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे अभी जिन्होंने अभी तक अपना ऑप्शनल चूज़ नहीं किया होगा, और वो सोच रहे होंगे हिंदी लिटरेचर लेने के लिए। तो देखिए, सबके अलग अलग विचार होते हैं कि किस आधार पे हिंदी ऑप्शनल को चूज़ करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हिंदी लिटरेचर क्यों लेनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, ये अंकदायी विषय है आपका, और रोचक भी है और आसान भी है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना हम सभी लोग समझ बैठते हैं, है ना। यहाँ भी मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन रोचक है, अंकदायी है। अच्छा, दूसरा और क्यों करनी चाहिए। किसी भी ऑप्शनल को लेने का आधार होता है, सबसे पहले मार्केट में उसका नोट्स होना चाहिए, वो भी अच्छे क्वालिटी का। फिर आपका कॉपी चेक करने वाला होना चाहिए, है ना। और आप इसका ले सकते हैं, ये यूपीएससी के लिए अंकदायी विषय है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 344 तक अभी तक जा चुका है इसमें, है ना। प्रदीप द्विवेदी, आप लोगों को नाम शायद पता होगा। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पर इतने अंक नहीं आते हैं, वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सा, और ना सिर्फ ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी ऑप्शनल को चूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। क्योंकि हिंदी माध्यम में या फिर इंग्लिश माध्यम में हो, हिंदी साहित्य को लेकर के हम देख रहे हैं कि रुचि बढ़ रही है, और काफ़ी सेलेक्टेड लोगों ने हिंदी साहित्य ली भी है। तो मेरा मानना है कि आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, फिर अपना ऑप्शनल डिसाइड करिएगा। हिंदी साहित्य इसलिए लेना चाहिए, ये तो आधार हो गया, अंकदायी विषय है, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है ग्रेजुएशन में। तो देखिए, बैकग्राउंड भी मायने रखता है, लेकिन आप मान लीजिए एक ऐसे सब्जेक्ट से आपने बैकग्राउंड से ले मतलब करके रखा है, हिस्ट्री या फिर फिलॉसफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे सब्जेक्ट से करके रखा है। अगर यूपीएससी में उतने अंक नहीं आते हो, है ना, लाना आसान नहीं, मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, उसके बाद कॉपी आपके कोई चेक करने वाले नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या होती है ना, थोड़ी सी समस्या आती है। ऐसा नहीं कि इसमें 300 तक नहीं पहुँचा जा सकता, यहाँ भी 300 प्लस तक पहुँचा जा सकता है। बस वो तो डिपेंड करता है कि जो एक एस्पायरेंट है उसके अंदर कितनी काबिलियत है कि नहीं। बस विशेष नहीं बात करेंगे इन सब पे, है ना, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर आए हुए हैं, अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने हिंदी लिटरेचर ही सेलेक्ट करी होगी आपने। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस बात करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना ये भी बात करेंगे। तो क्या सिलेबस आपका यूपीएससी में, आपका जो सिलेबस है, ये टोटल हिंदी लिटरेचर जो होता है, ये 500 अंक का आपका एग्ज़ाम होता है।
इन 500 अंक में आपके 2 पेपर होते हैं, एक 250 अंक के और 250 अंक के। ये होता है आपका पेपर 1, ये होता है आपका पेपर 2, ठीक है। इसको प्रश्न पत्र क भी आप बोल सकते हैं और प्रश्न पत्र ख। और ये प्रश्न पत्र जो है इसमें भी आपका 2 भाग होता है और इसमें भी आपका 2 भाग होता है, ठीक है। तो इसके प्रश्न पत्र 1 में अगर क वाले सेक्शन में आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हिंदी भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमको यहाँ पढ़ना होता है, ठीक है। और इसका जो ख वाला पार्ट होता है वो आपका होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और उसी तरह से आपका अगर हम लोग पेपर 2 में देखें तो पेपर 2 में आपका एक कथा साहित्य आ जाएगा, ये पद्य साहित्य आ जाएगा और दूसरा आपका आ जाएगा गद्य साहित्य, ठीक है। अब देखिए करना क्या है और हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, इसको सबसे बाद में करेंगे इस वाले सेक्शन को। इसको हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग बोल देते हैं भाषा खंड, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बाद में करेंगे लास्ट में। अब और ये अंकदायी है ना। इसका नोट्स आपका जो है लगभग 30 से 40 पेज में आपका बन जाएगा, यानी कि 30 प्लस आप रखिए। और अपेक्षाकृत आसान होता है, बहुत ज़्यादा, बस आप रट लीजिए। यहाँ पर आप 110 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छे अंक आते हैं आपका इस भाषा खंड से। यहाँ से अगर 100 आपका, अगर ये देखिए पूरा जो पेपर होगा ये आपका 250 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं इस वाले पेपर में। इसको और इसको मिला करके आप 110 120 तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और हिंदी साहित्य में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन इस वाले खंड में कम मेहनत करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए जब खंड ख में आते हैं तो हमको जो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमको दोनों को मिला के पढ़ना है, ठीक है। जैसे कैसे मिला के पढ़ेंगे अभी आपको बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता पूछा जाएगा। फिर आदिकाल में हमको सिद्धनाथ और रासो साहित्य पढ़ना होगा, और इस टाइम के समय कुछ प्रमुख कवि है, चंद्रवरदाई है, खुसरो, हेमचंद्र है, विद्यापति है, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर जब भक्ति काल में आएंगे तो संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के बारे में पढ़ेंगे। और इसी भक्ति काल के समय में कुछ अन्य कवि है, कबीर है, जयसी है, सूर है और तुलसी है, इनके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य, ये सब पढ़ेंगे। इस टाइम के कवि है केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। उसी तरह से आधुनिक काल में नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल प्रमुख लेखक और भारतेंदु बालकृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्ति है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी, समकालीन कविता, जनवादी कविता। तो ये सब आधुनिक हिंदी कविता का कुछ प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब होता है विशेषता, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा कुछ अन्य कवि भी है, गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, महादेवी वर्मा है, दिनकर है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसी तरह से अगर जब इसी में जब कथा साहित्य में आते हैं तो हमें फिर उपन्यास यथार्थवाद, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, फिर इसी टाइम पे कुछ उपन्यासकार जैसे यशपाल, रेणु, भीष्मसनी, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हालांकि आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये कहानी का उद्भव और विकास पढ़ लेंगे, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो आपका ये सिलेबस और होगा यहाँ पर आपका यहाँ पर ये है ना, तो कहानी वाला सेक्शन ये एक तो ये कंप्लीट कर लेंगे, और आपका ये राजेंद्र यादव द्वारा जो ये एक दुनिया समानांतर है, इसको कंप्लीट करेंगे। और प्रेमचंद द्वारा जो रचित सारे कहानियाँ हैं, उसका जो संपादक अमृत राय है ना,
प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, इसको भी एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे मिला करके करेंगे ना, यहाँ के कुछ पार्ट, ये जैसे ही ये वाला कंप्लीट होगा वहाँ पर उसी तरह से जब उपन्यास यहाँ पढ़ेंगे, उपन्यास यथार्थवाद हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, जैसे ही यहाँ पर ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपका उपन्यास में। और उपन्यास में आपका महाभोज है, महिला आंचल है, दिव्या है ना, और गोदान होगा आपका, तो गोदान यहाँ पर है ना, दिव्या हो गया, महिला आंचल और महाभोज, ये उपन्यास आपको पढ़ने होते हैं। तो इसको कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो इस तरह से हम लोग का चलेगा क्लासेस यहाँ पे। फिर आपका जो है देखिए यहाँ पर नाटक और रंगमंच है, फिर ये पढ़ेंगे। फिर आलोचना पढ़ना है हमें, और प्रमुख आलोचक जैसे शुक्ल जी है, द्विवेदी जी है ना, रामविलास शर्मा है, नागेंद्र है। उसी तरह से फिर अन्य विधाएं भी है, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। अभी इन सब का हम हल्का हल्का परिचय दें, क्योंकि ये भी गद्य के विकास में ही आता है, तो इसके बारे में भी हल्का सा परिचय लेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर पद्य साहित्य में कबीर का ग्रंथावली, जिसमें 100 दोहा का श्याम सुंदर दास ने इसका संकलन किया हुआ है, इसको हमें व्याख्या के लिए पढ़ना होता है, ये हमारे व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से फिर सूरदास का भी 100 आरंभिक दोहा है। सारे दोहा याद नहीं करने, कुछ 30-35 बताएंगे, बस उसी को याद करना है। याद भी नहीं करना है, कुछ दोहाओं को याद करना है जिसका हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर यूज करेंगे, और बस देखते रहना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर रामचरितमानस है, कवितावली, उत्तरकांड और सुंदरकांड से। जैसी का पद्मावती है ना, ये भी श्याम सुंदर दास ने ही इसका संकलन किया है। बिहारी का बिहारी रत्नाकर 102 है, यहाँ पर भी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उसका संकलन किया हुआ है। फिर मैथिली शरद गुप्त का भारत भारती पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ेंगे, और सूर्यकांत त्रिपाठी का राग विराग, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, फिर असाध्य बिना ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध का, और नागार्जुन का बादलों को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा, इन सब के बारे में, ये सब कविता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है @TheShieldIS, ठीक है। इस टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में भी वैसे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको सिलेबस के बारे में ओवरव्यू होगा। इसको बार बार देखिएगा, चिपका लीजिएगा लिख करके, है ना, अपने सामने में जहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा एथिक्स का सेगमेंट है। चलिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभी कि हिंदी गद्य का कैसे विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हिंदी गद्य का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ समझना है आपको। ठीक है, हम लोगों ने बचपन से कहानियाँ पढ़ी है, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे कहानियाँ, है ना। आपके जो घर में बुजुर्ग होंगे, जब आप बच्चे होंगे तो आपको सुनाया जाता होगा दादा दादी के द्वारा, है ना। मम्मी भी सुनाती होगी, आपके पापा भी कुछ कहानियाँ आपको सुनाते होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो गद्य साहित्य का विकास हुआ है, ये तो इसका तो कोई ठीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं कब से हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि जो गद्य का विकास हुआ होगा, पहले तो मौखिक रूप में होगा, फिर किस रूप में होगा, आपका लिखित रूप में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक सेकंड, इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, वो मैंने करके रखा हुआ था। थोड़ा सा रुकिएगा।
ये ठीक है। गद्य का विकास तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कथा, आख्यान है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए। कथा और आख्यान के बीच में क्या संबंध है ना, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, गद्य ही है ना। गद्य का विधा है, कहानी और उपन्यास क्या है, कथात्मक गद्य की दो प्रमुख विधा है ना। और कहानी और उपन्यास में बहुत सारी समानताएं भी, बहुत सारे अंतर भी है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले कथात्मक विधा है तो कथा हमें आनी चाहिए। तो देखिए, कथा और आख्यान का अर्थ, उसके संबंध पर विचार करें तो अर्थ की दृष्टि से दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगर व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखें तो कथा जो है संस्कृत शब्द कथ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कथन या फिर किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। और कहानी और उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि एक घटना को लिया जाता है। उपन्यास में तो कई सारे घटनाएं एक साथ चलती है। मुख्यतः कहानी में किसी किसी कहानी में आपको पैरेलल में दो घटनाएं देखने को मिल सकती है, तो उन्हीं का क्या होता है, वहाँ पर वर्णन होता है। फिर आख्या, मूल शब्द जो है इसका ख्या धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विवरण या फिर उसका व्याख्यान करना, या फिर कहना उस चीज़ को, या फिर उसका वर्णन करना। देखिए सेम ही मीनिंग है ना। यह अति प्रसिद्ध शब्द भी अर्थ में प्रयुक्त होता है, अति प्रसिद्ध, ठीक है। अब कथा का मूल स्वरूप क्या है, तो प्रकृति और पहचान को सुनिश्चित करना। यदि हम बचपन से सुनी कथाओं को ध्यान दें तो उसमें तीन प्रमुख बातें होती है। पहला क्या, उसमें याद रखना यहाँ पर, एक तो तत्व होता है, बचपन में जो हम लोग सुनते थे तत्व, हम तत्व पर ध्यान देंगे। तो जैसे कोई भी कथा होगा, समझिएगा यहाँ पर कोई भी कथा है तो उसमें तीन चीज़ें होगा। अब तीन चीज़ें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक तो उस कथा में घटना होगा, और उसके बाद उसमें क्या होगा, और दूसरा चीज़ उसमें क्या होगा, समय होगा, है ना, समयानुक्रम होगा। अच्छा, तीसरा चीज़ उसमें क्या होगा, दिक् होगा। तो ये तीन चीज़ें, कोई भी कथा होता है तो उसमें ये तीन चीज़ें उपस्थित होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कथा का तत्व बोलेंगे। तत्व याद रखिएगा, कथा का इसको तत्व बोलेंगे, ठीक है। और अब घटना क्या होता है आप समझिए। कोई भी चीज़, घटना आप किसको बोलते हैं, घटना अच्छा भी हो सकता है और घटना बुरा भी हो सकता है कि नहीं। तो घटना को कैसे परिभाषित करें। घटना तो एक ऐसी चीज़ होती है जो आकस्मिक हो, संयोग से हो, है ना, अप्रत्याशित होने का तत्व होता है। जैसे भूकंप, वायु दुर्घटना, ये भी घटना है। दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, ये भी एक घटना है। लेकिन ये कैसी घटना है, तो सुखद घटना है। लेकिन किसी का खोया हुआ पुत्र अगर अचानक मिल गया, है ना, लॉटरी लग गई, वायु दुर्घटना से कोई बच गया, तो कोई गुलाम था वो स्वतंत्र हो गया, ये सब क्या है, सुखद घटना है ना। दुखद और सुखद, ये दो तरह की घटनाएं होती है, ठीक है। और यही घटनाएं क्या करती है कि जो श्रोतागण होते हैं उसके अंदर कौतूहल उत्पन्न करता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने का, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, सुनने का, है ना। तो घटना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये कथा समझ में आ गया होगा। और कथा का क्या उद्देश्य होता है ये भी आप वहाँ पर समझ गए कि अनुमानतः कथा पहले मनोरंजन का ही काम करती होगी, पर धीरे धीरे इसका उपयोग उपदेश देना, जैसे मूल्य की अभिव्यक्ति, मतलब उपदेश देना शुरू हो गया। जैसे वैदिक काल से ही हम कथा का उपयोग इस काम में कर रहे हैं, उपदेश देने के माध्यम से। फॉर एग्जांपल के लिए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, है ना, तो ये भी है, और ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लेकिन इसका प्रयोजन समय समय पर बदलता रहा। कैसे बदलते रहा, जैसे अब जो कहानी रची जाती है वो यथार्थवादी है, अलग अलग होगा, अभी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, पहले जो कथा होगी कैसी होगी, मौखिक रूप से होगी, उसके बाद फिर लिखित रूप से होगी, है ना। कथा लिखित परंपरा का आरंभ कब हुआ था, इसका कोई निश्चित और प्रमाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर देखें तो वेद, उपन्यास, पुराण स्मृति परंपरा में आते हैं, अतः इसमें आई कथाएं भी कहने सुनने की परंपरा में ही आएगी। ये सब भी कहने सुनने के बाद ही आया होगा। फिर वाल्मीकि ने जो रामायण भी कदाचित इसी परंपरा से आई होगी, क्योंकि लव कुश द्वारा उसे राजा राम के दरबार में सुनाए जाने का उल्लेख मिलता है। फिर संभवतः माना जाता है कि महाभारत पहली लिखित कथा या आख्यान है। महाभारत पहली लिखित कथा या फिर आख्यान है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आख्यान की प्राचीन अवधारणा भी है। आख्यान का अर्थ आप लोग समझ गए हैं, विवरण करना होता है ना, कथन, निवेदन, ये अर्थ होता है। तो
आख्यान में हम लोग किसको मानते हैं, जैसे पंचतंत्र, हिसोपदेश, कथा, सरिता साग, है ना, उपाख्यान, ये सब इसके संग्रह है। तो आप याद रखिएगा ये सब आख्यान का है ना। इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता दी ताकि आपको ये बेसिक आइडिया रहे कि हाँ क्या है। अगर आपको इन सब का सार पढ़ना है तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कहानी के बारे में समझते हैं। और कहानी की अवधारणा कैसी थी, आपने एक एलन एडगर पो व्यक्ति का नाम सुना होगा, क्योंकि आज आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं सुना होगा। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट चली थी, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट, है ना, एलन एडगर पो के द्वारा यूरोप में ये चली गई थी। वहीं तो शॉर्ट स्टोरी का ये आया हुआ था, विचार आया हुआ है ना। तो वहीं से हम लोग देखेंगे, उसी को बोलते हैं छोटी कहानी की अवधारणा, और ये अमेरिका और यूरोपीय दृष्टिकोण का ही विवेचना करता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग अभी कहानी का देखेंगे। चलिए, तो अब देखिए इस कहानी का प्रस्तावना आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं ये PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें क्या कहा जाए, कहानी के स्वरूप का सही प्रक्षेपण समझने के लिए मूल रूप कथा से परिचित होना आवश्यक है, जो कि मैंने आपको कथा समझा दिया कि कथा क्या होती है, आख्यान क्या होता है। हिंदी के विद्वान और अध्यापक कथा और आधुनिक विधा के रूप को कहानी का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, है ना। यानी कि जो हिंदी के विद्वान है, आप कथा बोलिए या फिर आधुनिक विधा, इन दोनों को वो सिर्फ क्या बोलते हैं, कहानी बोलते हैं, और इनका एक ही अर्थ होता है। लेकिन कहानी के विवेचन अगर अनिश्चित या अथर्त्व या फिर अनेकार्थ से कम नहीं चल सकता है, मतलब इससे कम नहीं चल सकता है। इस इकाई में हमने कथा और कहानी की सुस्पष्ट परिभाषा करके अंतर बताया है। मतलब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहानी का आरंभ कैसे निर्देश किया जाता है, तत्पश्चात आधुनिक विधा कहानी के पद में किस तरह से प्रयोग किया, फिर अंग्रेजी का जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ है, क्योंकि UPSC के लिए जो इम्पोर्टेंट है बस मैंने वही कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है, ताकि आपको परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा मैंने क्या कहा ना, हमें सिलेबस के इर्द गिर्द घूमना है। कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन हमें उनको नहीं पढ़ना है, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जहाँ पर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कहानी का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति और कथा के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि कहानी का मूल रूप कथा ही है ना। ये पॉइंट, कहानी एक प्रकार से कथात्मक विधा है ना। तो प्राकृति और अपभ्रंश इसमें कहा रूप दिया था, मतलब जब प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा में इसको कहा का रूप दिया था। फिर प्राकृत रचना, है ना, बड़क कहा, और अपभ्रंश काव्य भविष्य दस कहा इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर कथा का, है ना, उनवाचक रूप बना कहानियाँ, है ना, नौ देखिएगा ये वाला नौ है ना, मूर्धन्य नौ। फिर अपभ्रंश कहानी पद भी प्रचलित हुई। विद्यापति जो कृत है कीर्ति लता, ये लोग हम लोग पढ़ेंगे, आदिकाल में पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। कहानी पुरुष कहानी कहा गया। फिर इसका दूसरा पार्ट भी होता है, तो यहाँ पर देखिए हम इसका नाम किस तरह से चेंज होता है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहानी को नम दुर्गई का कहानी यूज किया था। फिर जो कबीर का उपाख्यान है वहाँ पर भी, है ना, साखी शब्दी दोहरा जो है। फिर भोजपुरी में भी, साहित्य में भी कहानी प्रयोग किया। लेकिन आधुनिक समय में देखते हैं हिंदी में इस कहानी शब्द को अब कहानी का रूप दे दिया गया है। तो इस तरह से हमारा इसका व्युत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए थोड़ा सा कि हिंदी कहानी, फिर आधुनिक कहानी, छोटी कहानी, इन सब में क्या ढांचा है। तो कहानी किसको माने, कहानी का क्या आकार होना चाहिए, ये भी आपको चलिए कहानी का आकार के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पर, आप ये भी देख सकते हैं। छोटी कहानी, आपको पता है उपन्यास और कहानी के भेदक पहचान का एक आधार उनका आकार भी माना जाता है। उपन्यास का आकार बड़ा और कहानी का आकार क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन दोनों क्या है, गद्यात्मक विधा है। अच्छा, दो चीज़ें होता है ना, एक होता है आपका गद्य और एक होता है आपका पद। गद्य में लय नहीं होता है, ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है, लय होता है। तो ये बेसिक मुख्य अंतर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में भी अभी हम उधर जो मैंने स्किप किया है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी गद्य का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ है। और ये तो कहानी का आकार देखिए, ये समझ में आ गया होगा। और छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी ही एक क्लासिक परिभाषा है। क्या परिभाषा है, तो उसे एक बैठक में समाप्त हो जाना चाहिए। एडगर एलन पो के अनुसार कहानी मात्र इतनी लंबी होनी चाहिए कि वह आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त की जा सके, है ना। इसको कहीं पर कॉपी में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये यूज करने में कहीं पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो एलन एडगर पो, है ना, एडगर एलन पो, सॉरी मैं एलन बोल रहा था, नाम है एडगर एलन पो। पर एक बैठक या आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में पढ़ा जाना कहानी के आकार में कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि 1 घंटा में पढ़े, ये एक अच्छे से मापदंड हो जाएगा, नहीं। तो कुछ परिभाषाएं इसको लेकर के है। अधिकतम संख्या 7500 होनी चाहिए, है ना। समान व्यवहार में शॉर्ट स्टोरी पर वैसी कथा या रचनाओं को निर्देशित करता है जिसमें 20,000 और न्यूनतम 1000 शब्द हो, है ना। तो इस तरह का ये शब्दावली को लेकर के लघु कथा, कहानी, लंबी कहानी, आख्या, है ना, लघु उपन्यास, फिर उपन्यास, इसका अंतर क्या हुआ ये सब हमें जानना ज़रूरी नहीं है। बस जितना बता दिए कहानी और उपन्यास, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। फिर जो है इसी में देखें कहानी और उपन्यास के बारे में थोड़ा सा देख लें, मौलिक अंतर क्या है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ कहानी का क्या उद्देश्य होता है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो कहानी का उद्देश्य संबंध में मतभेद की पूरी, है ना, गुंजाइश है। कथा का उद्देश्य सामान्य कोटि का मनोरंजन और उसके साथ किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन करना। लेकिन आधुनिक कहानी का उद्देश्य मनोरंजन या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन नहीं करना है, जबकि यहाँ पर यथार्थ को क्या करना है, लाना है समाज के सामने। यथार्थ को यहाँ पर वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अब गद्य विधाओं का थोड़ा सा क्या है, समान परिचय है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं गद्य का विकास कैसे हुआ, फिर इन सारे शब्दावली को भी हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर जो आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी ही होंगी, है ना, सुनी भी होगी ये सारा चीज़। लेकिन अगर हम देखें इस गद्य के, अगर हम लोग गद्य के विकास का कहानी पढ़ें तो आपने कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा, इन सब की रचनाएं भी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी पढ़ेंगे ही। उपन्यास और कहानी से कबीर, सूर, मीरा, तुलसी की रचनाएं भिन्न प्रकार की लगती है। क्यों? कि साहित्य में कबीर, सूर और मीरा की जो भाषा है वो क्या है, छंदोबद्ध है, छंद है या फिर पद में है या काव्य, इसीलिए इसको काव्य कहा जाता है। जबकि उपन्यास, कहानी, निबंध आदि गद्य है। इसको समझने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझिए, गद्य और पद में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यही मैंने अभी डिफिनेशन में बताया भी था आपको कि गद्य और पद में क्या अंतर है। तो देखिए इसको पढ़िए आप, है ना। सुखिया सब संसार रोबे और सोबे, दुनिया दुखिया दास कबीर जागे और सोबे। यहाँ पर आपका क्या है, लय है। यहाँ पर आपका क्या है, लय है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़िए आप। ये कभी कभी बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा है दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते तो मैं कुछ सोच नहीं सका। ये पंक्ति जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोनों से आप अंतर कर पाए होंगे कि इनका भाषा व्याकरणिक है और यहाँ पर व्याकरणिक है। ये इसमें क्या है, लय है ना, ये छंद के रूप में है, ठीक है। और यही अंतर है दोनों में। क्लियर हो गया। तो शुरू का रामायण, महाभारत, ये सब जो महाकाव्य रची गई, इनकी जो काव्य भाषा थी वो अलग थी। और आज की जो कहानियाँ लिखी जाती है इनकी भी काव्य भाषा क्या है, अलग है, ठीक है। तो व्याकरणिक संरचना हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो व्याकरणिक संरचना अगर स्टार्टिंग की कहानी लिखें तो वो गद्य के सबसे नज़दीक है, क्योंकि ये भाषा पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो अब भाषा के विकास में, अब गद्य के विकास में
अलग अलग भाषाओं का योगदान रहा, जैसे ब्रज भाषा। जब हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में कि गद्य, अभी आप ध्यान में रखिए कि गद्य का यानी कि ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा ने भूमिका निभाई, कि खड़ी बोली ने गद्य के विकास में भूमिका निभाई, है ना। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा चाहे तो। और क्या हिंदी गद्य के विकास में और कोई कारक थे? तो हाँ, और भाषा तो एक है ही, दूसरा क्या था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो चुका था, और अंग्रेजी साम्राज्य के स्थापना होने से यहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ क्या कर रहे थे, स्थापित हो चुकी थी। और जो क्या कर रहे थे, आप जानते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं अपितु ईसाई धर्म को भी मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, तो इन लोगों ने भी गद्य के विकास में क्या किया, योगदान दिया। योगदान कैसे दिया? तो जैसे पुस्तकों तथा धर्म ग्रंथों बाइबिल का हिंदी अनुवाद से ईसाई धर्म के प्रचार जहाँ गति मिली, इस प्रकार से मिशनरियों ने भी क्या किया, गद्य के विकास में भूमिका निभाई। फिर नवीन नए नए आविष्कार हुए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो मुद्रण क्या हो गया, आसान हो गया इन सारे चीज़ों का। तो इन्होंने भी क्या किया, हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोग को इसको पढ़ लेना है। शिक्षा का विस्तार हुआ, इन्होंने भी भूमिका निभाई। समाज सुधार जब आंदोलन चल रहा था तो इसके कारण हिंदी के कुछ पद, जैसे पत्र पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था इनका। फिर आरंभिक गद्य लेखन, ठीक है। किसने किया था आरंभिक गद्य लेखन? तो 1800 ईस्वी में अंग्रेज के प्रयास से कलकत्ता पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था, है ना। ये आपको कोटेशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। 1803 ईस्वी में इस कॉलेज में हिंदू उर्दू अभ्यासक, है ना, गिलक्राइट्स ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था, प्रयत्न किया था। फिर उसी तरह से इसमें आगे देखेंगे तो इसको पढ़ लेना है आपको। फिर मुंशी, है ना, नियाज इसका नाम याद रखिएगा, इन्होंने भी उर्दू फारसी के ये भी अच्छे लेखक थे। और सुख सागर के अतिरिक्त विष्णु पुराण के प्रसंगों को आधार पर आपने एक अपने अपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की थी, ठीक है। इसकी भाषा सहजता और स्वाभाविकता से बद्ध है। फिर देखिए ईसा अल्लाह खां है ना, इन्होंने भी योगदान दिया। फिर लल्लू जी ये भी है, पंडित सदल मिश्रा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, हिंदी के विकास, हिंदी गद्य के विकास की विवेचना करें या फिर उन पर चर्चा करें, तो वहाँ पर इन सारे चीज़ों को आपको डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़े रहेंगे तभी आप इसके अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं। हालांकि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग इसका उत्तर लिख करके हमें टेलीग्राम पे सेंड करिएगा। फिर अंग्रेजी भाषा की नीति, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये तो आपके उत्तर में होना ही चाहिए। ईसा अल्लाह खां होना चाहिए, लल्लू जी होना चाहिए। गद्य के विकास, जैसे ही पूछ लिया आपका कि हिंदी गद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय दे, तो वहाँ पर ये सब तो शॉर्ट में लिखेंगे ही, इन सब को आप परिचय में भी निपटा सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल से ये ईसा अल्लाह खां के बारे में लिखना है, फिर लल्लू जी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में लिखना है, राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, इन सब ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भारतेंदु युग होता है, तो भारतेंदु युग में भी भाषा का विकास होता है और भाषा सुदृढ़ हो जाती है तब तक, और यह समय जो होता है युगांतकारी समय है यहाँ पर, है ना। इसलिए यहाँ पर भी गद्य के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने भी। और साथ में सिर्फ भारतेंदु युग नहीं, इसके बाद जब आपका द्विवेदी युग आता है, उन्होंने भी इसके विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। आपको इसको भी पढ़ लेना। हालांकि हम लोग द्विवेदी युग और भारतेंदु युग अलग से पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये PDF अभी दे दिया जाएगा, आपको अगर इच्छा हो तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जो है हिंदी द्विवेदी युग हो गया। अब हिंदी में कहानी का जो विकास हुआ है और किसका किसका योगदान रहा है ये भी आपको जानना है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, मेरा तो 2 ही अभी नाटक वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हिंदी गद्य का ही ये पार्ट है, नाटक
उपन्यास, ठीक है, कहानी, निबंध, समालोचन, ये सब गद्य का ही पार्ट है। तो इसमें सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें काम है किसके बारे में, उपन्यास का। तो उपन्यास के बारे में, तो उपन्यास आधुनिक युग की प्रतिनिधित्व विधा है। इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। गद्य के विकास के साथ ही हिंदी में उपन्यास लेखन की भी शुरुआत होती है। भारतेंदु से पूर्व जो है श्रद्धाराम फिल्लोरी ने भाग्यवती लिखा था, नामक उपन्यास की रचना की थी। स्वयं भारतेंदु युग में कई उपन्यास लिखे गए, जिसमें लाला श्रीनिवास दास का शिक्षाप्रद उपन्यास परीक्षा गुरु, और आपको पता होगा कि यही परीक्षा गुरु जो है प्रथम उपन्यास, इसको किस श्रेणी में इसको रखा गया है। आचार्य रामसर शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा था। भारतेंदु युग में ही राधाकृष्ण दास, निसहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अनाज और एक सुजान, मेहता लज्जा शर्मा का है ना स्वतंत्र राम और पंचतंत्र लक्ष्मी, फिर इस तरह से कई उपन्यास लिखे गए अलग अलग काल में। तो अधिकतर उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को कथा का विषय बनाया गया था। द्विवेदी युग में उपन्यासों के क्षेत्र में कौन है, तो देवकीनंद खत्री ने किया था महत्वपूर्ण कार्य। फिर उन्होंने चंद्रकांता और चांद्रकथा सतती के नाम से कई भागों में है ना तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखे थे, है ना, तिलस्मी और अय्यारी। इन उपन्यासों को ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई। कहा जाता है कि उपन्यासों को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी। बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में कथा इतनी रोचक ढंग से चलती गई कि एक बार आरंभ करने के बाद उन्हें छोड़ पाना कठिन हो गया। देवकीनंदन खत्री की भाषा बहुत ही ज़्यादा सहज थी और उनके उपन्यासों में के लिए उर्दू हिंदी का ऐसा मिश्रित रूप स्वीकार किया गया था जो सबके लिए ग्राह्य हो। तो भाषा इसी रूप को बाद में प्रेमचंद ने अपने लेखन में और अधिक विकसित किया था। तो हिंदी गद्य का विकास में तो आपका क्या क्या आ जाएगा, फिर से कहानी भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, द्विवेदी युग में ही किशोरीलाल गोस्वामी ने कई उपन्यास लिखे। फिर सूक्त जी के अगर शब्दों में कहें तो इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र वासनाओं के रूप में रंग, चित्त आकर्षण, वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी आवश्यक पाया जाता है। गोस्वामी जी ने 65 के करीब छोटे बड़े उपन्यास लिखे थे। उपन्यास नाम से मासिक पत्र भी निकाला था। इनके उपन्यास कुछ दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, आपको इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा। फिर उपन्यास के क्षेत्र में सबसे अधिक जो योगदान दिया था वो कब से हुआ था, जब प्रेमचंद का इस युग में क्या होता है, आगमन होता है। हालांकि प्रेमचंद भी देखे तो पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया। उनके शुरुआती उर्दू उपन्यासों में हिंदी संस्करण द्विवेदी युग में ही प्रकाशित हुए, जिसमें कौन है, प्रेमा है, वरदान, इस सब का उल्लेख किया था। उनका कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जैसे सेवा सदन 1915 में, द्विवेदी युग में ही ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। फिर बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्ता, ये सब बांग्ला भाषा के हैं। इन लोगों ने भी लेखकों के कई उपन्यास के हिंदी अनुवाद किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं कहानी क्या होता है। वैसे तो भारत में कहानी की लंबी परंपरा रही है। जैसे मैंने कहा, इनका ठीक अंदाज लगा पाना संभव नहीं है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जिसे आधुनिक हिंदी कहा जाता है वह अधिक पुरानी नहीं है। हिंदी में पहली कहानी कौन सी लिखी गई, इस पर आज भी विवाद बना हुआ है। आपसे इस इकाई में है ना पढ़ा है कि मुंशी ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी के नाम से कहानी की रचना की थी, लेकिन कहानी के आधुनिक परिभाषा के अनुसार उसे कहानी नहीं माना गया। बाद में फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना भी रचना थी, लेकिन ये कहानी लिखने के छिटपुट प्रयास थे। हिंदी कहानी की रचना की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में हुई, जब कहानियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी के दो महत्वपूर्ण कहानीकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने भी कहानी लिखना सन 1900 के बाद ही शुरू किया था। फिर 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई थी। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी
की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। 1915-16 में प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी में प्रकाशित होने लगी थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया हुआ था, ये तो मैंने बता ही दिया था। फिर द्विवेदी युग में कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन करने वाले कहानीकार जैसे विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है ना, फिर सुदर्शन है, श्रीवास्तव है, चतुर्सेन है, शास्त्री, ये सब कुछ कहानीकार है। लेकिन कहानी के विकास में अप्रतिम योगदान किसका रहा है? एक तो प्रेमचंद और उसका बाद जयशंकर। निबंध नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हमें बाद में पढ़ना ही है। अब प्रेमचंद के जब ये आ जाते हैं तो प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद क्या होता है गद्य विधा में, इसके बारे में समझते हैं। तो द्विवेदी युग में भाषा का परिमार्जन का कार्य शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले भाषा उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। एक तरह से आप बोल सकते हैं इसका परिमार्जन, उसमें सुधार होना शुरू हो गया था। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको लिखना बड़ा कठिन होता था उनको। तो इसलिए देखते हैं कि द्विवेदी युग में क्या होता है, भाषा का परिमार्जन होता है। और भाषा के परिमार्जन के बाद, परिमार्जन का अर्थ होता है कि उसमें सुधार आना, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट होना। तो द्विवेदी युग के बाद कहानी में कौन आते हैं? प्रेमचंद आते हैं। और प्रेमचंद जैसे आते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक नए युग की शुरुआत की, विधाओं में उसने नए युग की शुरुआत की। और इस नए युग में समाज और देश की यथार्थ स्थिति का चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। उन्होंने अनेक विधाएं में रचना करी, उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, नाटक, निबंध, जीवनियाँ, ये सब भी लिखी, अनुवाद का काम भी किया। लेकिन अगर देखें तो उन्होंने हिंदी को काफ़ी ऊंचाई तक उठाया हुआ है। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है ना, जिसमें इन्हीं कहानियों में विषय की क्या है? विविधता है। समाज और परिवार के किसी न किसी समस्या को उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया है। जैसे मानसरोवर कहानियाँ, ये 8 भागों में संकलित है, जिसमें कुछ कहानियाँ हैं आपके सिलेबस में, ये ईदगाह भी है, कफन भी है, शतरंज के खिलाड़ी, फूस की रात, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर ये नहीं है। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको जब कंटेंट दिया जाएगा तो वहाँ पर इसमें के बारे में दिया जाएगा। नमक का दरोगा, दूध का दम, ये भी आपके सिलेबस में है। ये सब कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ है ना। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अध्ययन आप भी करेंगे यहाँ पर अपने सिलेबस में। फिर उपन्यास के क्षेत्र में भी देखते हैं, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है, इसलिए इसको उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब इसके प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन जब हम लोग प्रेमचंद के बात करते हैं तो उपन्यास साहित्य को और समृद्ध करने के लिए अलग अलग उपन्यासकार आए, जैसे जयशंकर प्रसाद, फिर आपका इलाचंद्र जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला भी है, जैनेन्द्र है, अज्ञे है, यशपाल है, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। जैनेन्द्र, अज्ञे और यशपाल। रेणु भी है ना। ये सब नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने प्रेमचंद के बाद उपन्यास साहित्य को और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नए नए भी है, जैसे उषा प्रेमयदा, है ना, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ये सब महिलाओं ने भी प्रवृत्ति जो उपन्यास है उसमें भूमिका निभाई इसको समृद्ध करने में। तो प्रेमचंद के समकालीन जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नवीनता और रचनात्मक भी देखी गई थी। तो नाटक के बारे में भी हमको पढ़ना नहीं है, तो नाटक हमारे बाद का विषय है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है। जब नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि नाटक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाटक का क्या अर्थ होता है, नाटक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आपको बताया। तो अब समझते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य है ना, क्या है? हिंदी साहित्य। तो इस साहित्य का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। हिंदी के मतलब तो आपको पता है, तो साहित्य का अर्थ क्या है? आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा अब लंबा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा रहेगा, ठीक रहेगा, मेरे लिए भी आसानी होगा और आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आज यहीं पर बंद करते हैं ना। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। और साथ में आप इसे देखिए और अपना फीडबैक कमेंट में डालें, आवाज़ वगैरह को लेकर के, क्योंकि
अगर समस्याएं होगी तो आप बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करूँगा। और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद। आपका कमेंट सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँगा, आप उसका उत्तर लिख करके टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिएगा, वहाँ पर आपको फीडबैक वगैरह मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।